स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए, यानी 71st बीपीएससी पीटी यानी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6 को। इससे पहले जो है टेस्ट पेपर 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6 के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर दिया गया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एडुटेरिया बिहार स्पेशल मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार एसआई का भी एडुटेरिया का प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप इन सभी वीडियो को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखकर लिंक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे निवेदन है वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा, तो वस्तु की जो स्थिति है वो होना चाहिए अनंत पर, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। ठीक है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु क्या है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो समान आकार का होगा और उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत चुंबक क्या करता है, ये करता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित, यानी ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कौन सी धारा, तो डीसी धारा, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग डायनेमो का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। ठीक है, कौन सा, तो डायनेमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है कि बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है। तो इस पूछ रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है या है, तो ये जो दोनों कथन है दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ बीमा विहीन, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि सभी क्या है, अदिश राशि, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है किसके लिए, ये खिलाड़ी को सक्षम बनाता है संवेग शून्य करने में, क्या करने के लिए, तो संवेग को शून्य करने में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति की आवाज का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी व्यक्ति की जो आवाज है वो मोटा या फिर पतला होगा, ये तारत्व पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, दूसरा कथन दिया हुआ है कि अल्फा किरण भारी
अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा कथन है अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। तो किसी भी उपग्रह का जो परिक्रमण काल है किस पर निर्भर करेगा? तो निर्भर करता है उपग्रह का पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपग्रह का पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करेगी तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड होगा उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो भार है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है CH3CHOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C3H6O3। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? C3H6O3 यानी लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को हम इसे लिख सकते हैं C2H2O4 या COOH। ठीक है, और एसिटिक अम्ल तो C2H4O2 या इसको इसे भी लिख सकते हैं आप लोग CH3COH। ठीक है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। कौन सा विषम है? पहला दिया हुआ है बर्फ का पिघलना, फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना। देखिए, फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना आदि जो है रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि बर्फ का जो पिघलना है, बर्फ का पिघलना, जल में शक्कर घुलना, मोम का पिघलना इत्यादि ये सब आता है भौतिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। ये क्या है? विषम है। बाकी ये सब है रासायनिक परिवर्तन और ये कौन सा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से किस में नीला लिटमस लाल हो जाएगा? तो बताइए, नीला लिटमस पत्र है किस में लाल हो जाएगा? तो अम्लीय विलयन में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी नीला लिटमस को अम्ल में डाला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? तो कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा नीला थोथा का समान सूत्र है? तो नीला थोथा का समान सूत्र है कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 इंटू 5H2O, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, कथन बिल्कुल सत्य है। कथन दूसरा है कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं ऐसे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं समंदक कहलाते हैं। तो ये जो है कथन ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 16 लिख के, और इस तरह से आंसर दीजिएगा, ABCD जो होगा वो आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया की जाती है इस्तेमाल? तो ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी है घट जाते हैं, ऑप्शन सी है क्रमशः बढ़ते और घटते हैं, ऑप्शन डी है क्रमशः घटते और बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः बढ़ते और घटते हैं एंड ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वांटम डॉट्स बिंदु क्या है, यानी क्वांटम बिंदु क्या है? तो क्वांटम बिंदु क्या है? तो देखिए ये धातुओं और अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये 10 nm से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं, बिल्कुल सही है। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला संचार उपग्रह था, तो भारत का जो पहला संचार उपग्रह था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था एप्पल एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम था एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज और क्लोरीन, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज और क्लोरीन आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में मुख्य अंतर है एमएल एआई की एक उप शाखा है जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है, यानी ऑप्शन सी जो इसका दोनों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीएनए में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं? तो डीएनए में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुआनिन और साइटोसिन। कौन सा? तो गुआनिन और साइटोसिन, एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुआनिन और साइटोसिन। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा जो सही नहीं है। इंसोमिया नींद विकार से जुड़ा है, ठीक है। दूसरा है डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। तीसरा है एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा है। और ऑप्शन डी पूछा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ क्या रहा था? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मस्तिष्क के किस भाग से भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण होता है? तो किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइपोथैलेमस से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद है सेरिबेलम, ये क्या करेगा? ये जो संकुचन होता है मांसपेशी का और शीतलन होता है, इस पर नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा, ये क्या करता है? तो हृदय धड़कन, आहार नाल की क्रमांकुंचन गति, ये सब यानी जितना भी अनैच्छिक क्रिया होता है उसका क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और सेरिब्रम क्या करता है? तो ये सोचने समझने, सेरिब्रम क्या? सोचने समझने हुए ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है कि एपिडर्मिस जीवित कोशिका से बना होता है, तो ये जो है गलत कथन दिया हुआ है। डर्मिस मृत कोशिका से बना था, ये भी गलत है। डर्मिस में रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा था सत्य कथन कौन है? तो ऑप्शन सी क्या है? सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में डैश होता है। क्या होता है?
तो धमनियों में जो रक्त का दाब होता है वो सिराओं की तुलना में अधिक होता है। इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पित्त पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है। क्या करा, पित्त जो है पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है, तो बिल्कुल कथन गलत है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये भी गलत है। पूछ रहा था उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है, तो ये इसमें ना तो एक और ना ही दो, दोनों सही नहीं है। ठीक है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण है। तो सभी मनुष्यों में रक्त जो है एक समान नहीं होता है, इसका कारण है एंटीजन। और ये जो है प्रश्न कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता, इसका जो पता लगाया था सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कि सभी रुधिर में एक समान सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल संवहक के लिए उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का संवाहक। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा से प्रतिस्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि यदि पूर्व को उत्तर पश्चिम से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा से प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा उत्तर पूर्व की दिशा से, यानी ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि एबीसी में कोण ए 100 डिग्री और कोण सी 40 है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है? क्या पूछ रहा है? एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो है कोण ए जो दिया हुआ है 100, ठीक है, कोण उसके बाद कौन सा दिया हुआ है? सी, कोण सी दिया 40, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी और ए सी, यानी 180 में क्या करना है 140 घटा देना, तो 40 जिसका आएगा वो उसका छोटी भुजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक वर्ग की भुजा और परिमाप का अनुपात क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है? तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, भुजा और परिमाप, तो भुजा इंटू 4 गुने भुजा 1:4, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दहन ऑक्सीजन समानुपात प्रकाश संश्लेषण किसके साथ होगा? तो प्रकाश संश्लेषण होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 4 घंटियां एक साथ बजती है और क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 8 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो देखिए जो 12, 15, 20 और 30 सेकेंड है सब कैल्शियम ले लेंगे, तो एलसीएम 60 आएगा। उसके बाद क्या करना, 8 घंटा को हम लोग को सेकेंड में चेंज करना है, तो 8 घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 8 गुना 36वां सेकेंड, 36वां सेकेंड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28800 इतना सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 480 आएगा। और जब करा कि 8 घंटे कितनी बार एक साथ बजेगी, तो चारों घंटी, तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी 481, एंड ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 481 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, काफी इंपॉर्टेंट भी है। कथन 1 दिया हुआ है कि सभी कारें बस हैं। कथन 2 दिया हुआ है कुछ बसें ट्रक हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ बसें ट्रक हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, सभी कारें बस हैं, तो कार है तो इसका सभी इस घर ले लिया बस। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि कुछ बसें ट्रक हैं, तो कुछ जो बस है वो क्या है? ट्रक है। तो पूछ रहा है कुछ ट्रक
अनिवार्यत कार हैं, और दूसरा है कुछ ट्रक बसें हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कुछ जो ट्रक है बसें हैं यही निष्कर्ष सिर्फ अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मैथ का है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में से ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ठीक है। 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 2, फिर 8। तो देखिए ये हो गया 6, इसके बाद 8, इसके बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी जो है डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, और बी डी से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे छोटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। जो है मैथ का प्रश्न है कि एक परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, सफल उम्मीदवारों जो कुल उम्मीदवारों के 60% हैं का औसत अंक 65 है, तो असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 केंद्रीय बजट से है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, किस पे किया गया खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित, ये किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कितना किया गया खर्च, तो 2,03,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18.1% का योगदान देता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, 18% का नहीं बल्कि 16% का योगदान देता है। दूसरा कथन है, प्राथमिक क्षेत्र जो है 49.51% आबादी का भरण पोषण करता है। ये भी कथन गलत है, कितना करता है 46.1% का भरण पोषण करता है, यानी दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कुमुदनी लखिया का निधन हो गया, वे थी क्या थी, तो एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्राएं की हैं। तो किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो एक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो पुराने संसद भवन का जो नया नाम रखा गया है संविधान सदन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन 46 है, राज्य और सूची 2 में दिया हुआ है जीआई टैग, उत्पाद का मिलान करें। गोवा का जो है ओजोफेनी, काफी इंपॉर्टेंट है, कैथ जीआई टैग है। राजस्थान का, तो राजस्थान का है सांगरी बीन, ठीक है। गुजरात का अगर बात करते हैं तो गुजरात का कौन सा है सौदागिरी ब्लैक प्रिंट, और असम का मैवरा जो बिडवी चावल बियर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 काफी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन 2025 तीसरा संस्करण नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। कौन सा सैन्य अभ्यास है,
साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण, ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और मिस्र। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच अगर बात करते हैं तो शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास। ठीक है, भारत और रूस के बीच अगर बात करते हैं तो भारत और रूस के बीच इंद्र। ठीक है, और भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन, जापान के बीच धर्म गार्जियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया कब जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक CCPI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान, 10th प्लेस पे भारत है। ठीक है, भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, और ये प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो जर्मन वॉच द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। भानु मुश्ताक इसके विजेता रहे हैं। क्या है ऑप्शन? कि भानु मुश्ताक जो है विजेता रहे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, या हार्ट लैंप जो कि एक तमिल कहानी संग्रह है के लिए मिला है, तो बिल्कुल ये जो है कथन जो है गलत कथन दिया हुआ है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो हार्ट लैंप है तमिल कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, कन्नड़ कहानी है। ठीक है, हार्ट लैंप जो है तमिल नहीं है, कन्नड़ है, कन्नड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 3। 1 और 3 सही था। ये अगर यहाँ पर तमिल नहीं कन्नड़ होता तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। थाईपुसम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाईपुसम जो त्योहार है किस राज्य से संबंधित है, तो ये है तमिलनाडु से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण अपना मिशन पूरा नहीं कर सका? तो कौन सा प्रक्षेपण यान था? तो ये था PSLV C61, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PSLV C61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु किस जनजाति के योगदान की सराहना की है? तो ये किया है किस जनजाति के योगदान की? सोलिगा का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलिगा। और ये जो जनजाति है कहाँ की है? कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 है, ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ित को चिकित्सीय सहायता के लिए। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती तो हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन इंद्रावती कहा गया था। और ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? कौन सा? तो विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? तो महिला एकल विजेता है, यानी ऑप्शन डी इगा स्वेटेक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इगा स्वेटेक। ठीक है,
पुरुष एकल विजेता की बात करें तो यानिक कौन कौन हो जाएगा, तो यानिक सिन्नर, यानिक सिन्नर, सिन्नर, यानिक सिन्नर, ठीक है। उप विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला उप विजेता अमांडा अनिसीमोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 56 है E0FIR पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं क्या है कथन। तो कथन दिया हुआ है कि साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए E0FIR पहल शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। इसे दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, ये भी सही है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी कथन सही है। कथन नंबर 4 दिया हुआ है कि शुरू में यह 5 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होता था, ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। पूछा था उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 3 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान जो है चलाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये है शिखर धवन की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिखर धवन, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग की आत्मकथा है सहवाग स्टोरी ऑफ ए क्रिकेटिंग जीनियस, अनडिफेक्टेड सहवाग का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, क्वेश्चन 59 है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं कथन। यह नीति आयोग की पहल है, बिल्कुल सही है। FHI विश्लेषण में केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं, तो ये भी कथन सत्य है। उड़ीसा जो है सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो ये भी कथन सत्य है। बिहार का स्थान 13वां है, तो ये भी सत्य है। तो पूछा कितने कथन सत्य हैं, तो सभी कथन सत्य हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन क्या था, सत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है जल शक्ति मंत्रालय के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। तो भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है विश्व में पहला स्थान है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान है, पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत और डैश ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। तो भारत और किस देश ने, तो भारत और फ्रांस ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं कथन क्या दिया हुआ है और उस पर विचार भी करते हैं। कथन दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार किया है, मतलब आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये जो है गलत कथन है, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बल्कि चीन ने। किसने, तो चीन ने। दूसरा कथन है कि भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो पूछ रहा है कथन सत्य कथन का चयन करने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस या अधिकारियों के रूप में दिखाकर पैसे की मांग करना किस शब्द से संबंध है। तो संबंध क्या है, कौन सा शब्द है, तो डिजिटल अरेस्ट है, इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है PM उषा योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर या निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है कि PM USHA यानी उषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उत्तराधिकारी है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसे मूल रूप से 2013 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया था।
ये कथन गलत है, क्योंकि 2013 में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन 2021 नहीं, 2018 में इसे दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाना था, साथ ही दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना था। ये कथन भी सत्य है, और हमसे पूछ रहा है गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन कौन सा था? तो गलत कथन 2 है, केवल ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएम यूएसएचए यानी ऊषा योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय को 100 एकड़ रुपए मंजूर किए हैं? यानी किस विश्वविद्यालय को जो है 100 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है? एक तो है पटना विश्वविद्यालय को, और दूसरा जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को, यानी 1, 2 और 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 2 और 4। खाई लिया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि महिलाओं और उनके परिवारों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विभिन्न सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस पहल में आशा कार्यकर्ताओं, GNM, ANM, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सहयोग शामिल होगा। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि बिहार सरकार का लक्ष्य MMR को 55 तक कम करना है। कितना तक? 55 तक कम करना। ये कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 2047 तक, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2047 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार करंट अफेयर की दृष्टि से, कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो है बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वैशाली में, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 69 है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई थी? तो किस खेल मैदान में? तो ये किया गया था राजगीर खेल परिसर में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर खेल परिसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 है कि कथन ए, भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो कथन है सत्य है। कथन आर है कि वह बिहार के एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है जिन्होंने AI सहायता प्राप्त सर्जरी उपकरण विकसित किए हैं। तो ये जो कथन है कारण आर गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है और आर सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य है और परंतु आर असत्य है। ठीक है, ये क्या थे? न्यूरोसर्जन नहीं थे, बल्कि क्या थे? एक पत्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71। क्वेश्चन 71 है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कैसा ईटा? तो वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो वर्गाकार ईटा जो है कहां से मिला है? ये मिला है चनहुद्रो से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चनहुद्रो। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया था। ये कथन गलत है। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है अथर्ववेद नहीं बल्कि ऋग्वेद में किया गया था। किसमें? तो ऋग्वेद में। दूसरा कथन है कि राजा विदेह माधव की कथा का संबंध गोपद ब्राह्मण से है। क्या है? राजा विदेह माधव का जो कथा है इसका संबंध गोपद ब्राह्मण से है। तो इनका जो संबंध है किसे है? तो सतपथ ब्राह्मण से है। ठीक है, ये भी कथन गलत है। कथन 3 है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है। तो बिल्कुल सही है। ठीक, और लास्ट है कथन 4 की ऋग्वेद में
युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 डी। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता है विशाख दत्त, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? तो किसका संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतजलि। क्या हो जाएगा? पंतजलि, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श ये सब कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। क्वेश्चन 75 है, सूची 1 में दिया हुआ है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ तथा सूची 2 में 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं, देखते हैं सही उत्तर हम लोग का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ उत्तर। ठीक है, पुरी, पुरी कहाँ हो जाएगा? तो जो पुरी है ये पूर्व की तरफ उड़ीसा में है। ठीक है, द्वारका गुजरात में है, तो ये कहाँ? पश्चिम की तरफ। और श्रृंगेरी, तो श्रृंगेरी जो है कर्नाटक में है, तो दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो देख लीजिए किसमें आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दौरा किया था कौन था? तो चीनी यात्री जो जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दौरा किया था तो वो था सुंगयोन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंगयोन। कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। कब? 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, फैयान जो था कब आया था? तो 4ठी शताब्दी में आया था। और हेनसोंग जो था 7वीं शताब्दी में आया था। कब? 7वीं शताब्दी में, यह आया था 4ठी शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, और ये मोरक्को है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो रबात। ठीक है, कहाँ है राजधानी? रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को बकाटक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ये कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कथन है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में किया गया था। तो ये भी कथन गलत है। ये कब किया गया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में नहीं बल्कि देवराय द्वितीय के शासन में किया गया था। किसके समय में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो पूछा उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 में मध्यकालीन ग्रंथ है और सूची 2 में लेखक को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर हम लोग का क्या होने वाला है। तो मानसोलोलास, तो मानसोलोलास किसके द्वारा लिखा गया? तो सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी ए का 4। मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया महेंद्र बर्मन प्रथम के द्वारा, यानी बी का 3। सम्रांगन सूत्रधार किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया भोजदेव के द्वारा, यानी 2, सी का 2। अमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखा गया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा, यानी डी का 1। तो मैच कर लीजिए, देखिए किसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81।
81 कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कथन ए दिया हुआ है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सरप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कथन आर दिया हुआ है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया था। ये कथन गलत है, यानी कारण आर जो है गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है पर आर गलत है। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है किसने की थी? अबू इसहाक समी चिश्ती ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के रूप में जाना जाता था? जिंदा पीर के रूप में किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबको पता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की? तो बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद शाह के द्वारा। इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 84 कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस सूरत में स्थापित किया गया था। कब? तो 1613 में। कब किया गया था? 1613 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है। कथन ए एवं कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर दिया हुआ है, इजारेदारी प्रथा का प्रमुख उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही, मतलब कारण आर भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य के क्षेत्र में वह ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके नाम से? ओवन मैरीडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरा कथन है कि उसके कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो पूछा उपयुक्त में से कथन किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया गया? तो ये किया गया है लॉर्ड लिट्टन के बारे में। किसके बारे में? तो लॉर्ड लिट्टन के बारे में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। तो अकाल आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1878 में हुआ था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 87। सन डैश में प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था। तो सन कितना ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था? तो ये लाया गया था 1881 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। कौन वायसराय था? भारत का जो वायसराय था कौन? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88 है, सूची 1 स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तथा सूची 2 क्षेत्र को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, तो इनका जो क्षेत्र था पूना तथा मुंबई था, यानी 1 का 3। चिदम्बरम पिल्ले, इनका क्षेत्र कहाँ था? तो मद्रास का था, यानी बी का 4। लाला लाजपत राय, इनका क्षेत्र कहाँ था? तो पंजाब था, सी का 1। और सैयद हैदर राजा, इनका दिल्ली, यानी डी का 2। तो देख लीजिए 3, 4, 1, 2 कहाँ दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 89। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
एम.एन. जोशी के द्वारा की गई थी। कब? तो 1931 कब किया गया था? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। 1920 को किया गया था। कब? तो 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में क्रमशः किनके द्वारा किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति है, इसका नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लियाकत अली तथा कर्नल नील के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली तथा कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? 91 क्वेश्चन क्या है कि सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। यह कथन गलत है। कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब? तो 1906 में। ठीक है। दूसरा है कि गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा किसान आंदोलन में भाग लिया और कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति बिपिन चंद्र पाल थे। ये कथन गलत है। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिपिन चंद्र पाल नहीं बल्कि मोहम्मद अली थे। ठीक है। पूछा उपयुक्त में कुल कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक कथन ही सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो INSC है, इसकी स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1887 में। कब? 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं किया गया है। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी बिल्कुल सत्य है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये भी सही है। रिंग्स फेंस की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो है गलत है। ठीक है। उसका बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, ये कथन भी सत्य है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है। ये किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स से। किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, चार्ल्स विल्किंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स विल्किंस। किसने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद? चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा, इन ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 97। 97 क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 में समाचार पत्र तथा सूची 2 में प्रकाशक को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मैच करते हैं। पहले है मिरात उल अखबार। कौन है मिरात उल अखबार? किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी 1 का 3। न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया किताब अखबार है, यानी शुरू किया गया अखबार है, यानी बी का 4। सर्च लाइट, तो सर्च लाइट है सचिदानंद सिन्हा का, यानी सी का 2। और कौमी आवाज किसके? तो जवाहरलाल नेहरू के, यानी डी का 1। देख लीजिए 3, 4, 2, 1 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 3, 4, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 98। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा 98 लिखकर, और ऑप्शन ए बी सी डी जो भी हो आप ऑप्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से भी जाना जाता है या डैश के नाम से जाना जाता है? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट जो है 1919, इसे रोलैक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट हो जाएगा? रोलैक्ट एक्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1932 में जो था प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है, अनुच्छेद 246A। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 279A भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 102। क्वेश्चन नंबर 102 है कि फिलिप्स वक्र का संबंध है। तो फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति दर के मध्य से, यानी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 103, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 103। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवीए और जीडीपी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, देखिए इस समय जो कथन सी दिया हुआ है ये सही नहीं है। जीवीए की गणना हमेशा बाजार कीमतों पर की जाती है, जबकि जीडीपी की गणना मूल कीमतों पर की जाती है। ये कथन जो है सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन 104 है, शिशु मृत्यु दर से आशय है। तो शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है? तो इसका आशय है किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या से, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम है। क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1, M2, M3, M4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में कौन कौन सा कथन जो है सही है या फिर गलत है। तो इसमें पूछ रहा है सही। तो देखिए वह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, बिल्कुल सही है। वह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण करता है, तो ये भी सही है। वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है? महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कथन दिया हुआ है यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करती है। तो ये भी कथन सत्य है। पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है। तो इसमें जो है ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, तो इसमें असत्य कथन ना ही 1 है ना ही 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। क्वेश्चन 109 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई है। तो ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब? 2 अक्टूबर 1975 को।
दूसरा है कथन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 15:35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ में चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है ग्रेशम का नियम। किसका नियम? तो ग्रेशम का नियम कहलाता है। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन है अवंती, कौशल, बज्जी, वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती। क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को हराया, किसने हराया था? तो हुनों को हराया था स्कंद गुप्त ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन आहिया मनेरी का जो मकबरा है ये स्थित है बिहार शरीफ में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 काफी इंपॉर्टेंट है कि वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो बिहार में राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो दो मुगल बादशाहों का हुआ था, एक फर्रुखसियर का, दूसरा शाह आलम द्वितीय का, यानी ऑप्शन सी और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिसमें फर्रुखसियर है इसका राज्याभिषेक पटना में किया गया था। कहाँ पे? पटना में किया गया था। और शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। क्वेश्चन नंबर 116 है 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था 1922 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है, सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे वो थे मुरली मोहन प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो किस जिले में नहीं है? तो ये रोहतास के जिले में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिहार में धारवाड़ प्रकार की संरचनाएं मुंगेर में, जमुई में, नवादा में और गया, कोडरमा इस सब क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से कितने कथन गलत हैं या हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन गलत है। तो दिया हुआ है कथन कि वैशाली जिला बिहार के दरभंगा प्रमंडल में स्थित है। तो वैशाली जिला जो है तिरहुत प्रमंडल का एक हिस्सा है, दरभंगा का नहीं है, तो ये कथन गलत दिया हुआ है। बिहार की आधिकारिक भाषा भोजपुरी है। तो बिहार की जो आधिकारिक भाषा हिंदी प्रथम है और दूसरा उर्दू है। ठीक है, ये भी कथन गलत है।
बिहार का राजकीय पशु भालू है, तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है, ये भी कथन गलत है। राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है, ये कथन सही है। तो पूछ रहा कितने कथन गलत है, तो तीन, केवल तीन कथन गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122, सत्य कथन की पहचान करें। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, जिसमें आरक्षित सीटें 40 है, तो बिल्कुल सही कथन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 36 है, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, 38 है, 36 नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि कटोरिया और नवगछिया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित 2 सीटें हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पूछा था सत्य कथन पहचान करें, तो इसमें जो सत्य कथन है केवल एक, ठीक है, सत्य कथन केवल एक है। जिस जाति आरक्षित 2 सीट ने, यहाँ पे जनजाति है, क्या होगा, जनजाति। 23 हाल के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी क्या है। तो बिहार का जीएसडीपी है 8,54,429 करोड़, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8,54,429 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124, बिहार बजट 2025-26 पिछले वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 13.69% अधिक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने के कितने दिनों के बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाएगा। तो कुल 7 दिनों के बाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मिलान कर, एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज, दर्रा को राज से मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नथुला दर्रा सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 2, 1, 4 और 3। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है सी में 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख, लिपुलेख उत्तराखंड, नथुला दर्रा सिक्किम और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। कहां से कहां तक, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले हो जाएगा जवादी पहाड़ी, फिर उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद आएगा अन्नामलाई पहाड़ी, फिर कार्डेमम पहाड़ी, यानी 1, 3, 2, 4। देख लीजिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, क्वेश्चन नंबर 128, हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, सकारात्मक आईओडी घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा कथन है, सकारात्मक आईओडी आमतौर पर भारतीय मानसून को बढ़ाता है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 129। क्वेश्चन 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो देख लीजिए इसमें दिया हुआ है साबरमती है, काली है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 130, क्वेश्चन 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन प्रक्रिया को अधिकतम दर्शाती है। कौन सी मिट्टी दर्शाती है निक्षालन प्रक्रिया को, ये दर्शाती है लेटेराइट मिट्टी, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की फसल है। कौन सी मौसम की, खरीफ। तो ऑप्शन दिया हुआ है मक्का, मूंगफली, बाजरा और में से सभी, ये तीनों जो है खरीफ फसल की
यानी खरीफ मौसम की फसल है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, खरीफ फसल जुलाई से सितंबर के महीना तक, ठीक है, जुलाई में लगाया जाता है, सितंबर में इसकी कटाई की जाती है। क्वेश्चन 132 है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल हैं? कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल हैं? तो निम्न दबाव और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म समुद्री सतह तापमान, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न दबाव और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म समुद्री सतह तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदान है। ठीक है, क्या दिया हुआ? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदान है। दूसरा कथन है कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार हैं। तो पूछ रहा है क्या? गलत कथन को चुने। तो गलत कथन जो है कथन 2 है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, पहला कथन सही है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? रेखा, प्रधान, माध्यम रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा, यानी केवल एक। ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 135 है, जीवाश्म सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है फॉसिल्स सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का उनके क्षेत्रों से मिलान करें। चलिए देखते हैं। पहला मिस्टल। मिस्टल जो है ये अल्पस से भूमध्य सागर तक ठंडी हवा है, यानी ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। चिनूक। चिनूक जो है रॉकी पर्वत, यानी रॉकी पर्वत में गर्म शुष्क और ढलान वाली हवा है। सांतायना ये जो है दक्षिण कैलिफोर्निया में गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, 3, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 137, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में समुद्री जल की लवणता समानता अधिक क्यों होती है? बताइए क्यों अधिक होती है लवणता? क्योंकि उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा। उच्च वाष्पीकरण क्रिया और कम वर्षा होती है, इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 138, जीव मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ कथन, इसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, यह तो कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी क्षेत्रफल के अनुसार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपिरियर झील, यानी ऑप्शन बी। सुपिरियर झील क्या है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील। 140 क्वेश्चन है कि पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है? तो ये पुलिकट स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दोनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, सूची 1 संविधान की अनुसूची तथा सूची 2 विषय को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर करके। तो दिया हुआ है
चतुर्थ जो है दिया हुआ है, इसमें क्या है, चतुर्थ राज्यसभा स्थानों का आवंटन यानी 2। तृतीय में दिया हुआ है शपथ तथा प्रतिज्ञान। अष्टम में क्या दिया हुआ है, अष्टम में दिया हुआ है भाषा, भाग 8 में भाषा है, षष्टम में जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2, 1, 4 और 3 है। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2, 1, 4, 3, सी में दिया हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, तो ऐसे से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। क्या दिया हुआ है, भारत जो एक गणतंत्रात्मक देश है, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या हो गया, गणतंत्र हो गया था। कारण आ रहा है यहाँ शासन का संसदीय मॉडल अपनाया गया है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, पर जो आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसका जो सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। 145, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रिट याचिका जारी की जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, तो ये जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 146 है, किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। घोषित किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। 147, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ये जो कथन है ये भी गलत है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149, लेखानुदान विधेयक संसद में लाया जाता है। ये PYQ का क्वेश्चन है। लेखानुदान जो है विधेयक संसद में लाया जाता है, कब लाया जाता है, जब निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों के लिए स्टैंप शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया हुए वसूल किया जाता है, तो कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंप शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी कथन गलत है। पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए प्रैक्टिस सेट जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है 6 का डिस्कशन हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है तथा बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक का जो वीडियो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो सीरीज को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, तो अपने दोस्तों भी शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। ठीक है, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।